आज हम एक बहुत ही खास गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। हम इंडियन माउंटेन एटलस के उन सभी फैक्ट्स और डिटेल्स को डिकोड करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। इसका मेन टारगेट उन सभी स्टूडेंट्स की मदद करना है जो यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी और बाकी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये सच में बहुत जरूरी विषय है। मुझे पहाड़ों की पूरी जानकारी चाहिए थी, मतलब बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए, ताकि एग्जाम्स के सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो सके। बिल्कुल, और इस नैरेटिव का फ्लो बहुत ही सिंपल रहेगा। हम उत्तर में हिमालय से शुरुआत करेंगे, वहां से मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत से होते हुए आखिरी में हम द्वीपों के पहाड़ों तक का पूरा सफर तय करेंगे। अच्छा, तो मतलब नॉर्थ से लेकर बिल्कुल साउथ और आइलैंड्स तक। मैं तैयार हूँ। चलो आप पहली स्लाइड देखते हैं और उत्तर से शुरुआत करते हैं। हाँ, स्लाइड स्क्रीन पर आ गई है। देखो, इस स्लाइड में एक बर्फीली चोटी दिखाई गई है जिसके बिल्कुल ऊपर एक टारगेट यानी लक्ष्य का निशान बना हुआ है और नीचे नीले रंग से नदियां निकलती हुई दिखाई गई हैं। हाँ, नीले रंग की लाइन साफ दिख रही है वहाँ। ये चोटी K2 है जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है और वर्तमान में ये POK में है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है जो इसे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बनाती है और यहीं से श्योक और नुब्रा नदी निकलती है। इसे याद रखने की ट्रिक है K2 यानी करोड़ों में सेकंड, मतलब करोड़ों से काराकोरम और सेकंड से सेकंड। इस स्लाइड में श्योक और नुब्रा नदी का नाम है, तो क्या ये दोनों इसी पहाड़ से निकलती हैं? हाँ, देखो स्लाइड में साफ लिखा है कि यहीं से श्योक और नुब्रा नदी निकलती हैं। और मेरा ध्यान नीचे दिए इस बॉक्स पर जा रहा है। यहाँ Q1 और Q2 दिए गए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम सही कहा। Q1 के अनुसार भौगोलिक रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है और Q2 बताता है कि ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो K2 भौगोलिक रूप से सबसे ऊंची चोटी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड आ गई। इस दूसरी स्लाइड में पहाड़ पर भारत और नेपाल के झंडे लगे हुए हैं और एक बड़ा सा ग्लेशियर भी दिखाया गया है। हाँ, झंडे बिल्कुल चोटी पर है। ये कांचनजुंगा है। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये महान हिमालय का भाग है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत की मुख्य भूमि पर सर्वोच्च निर्विवाद चोटी है और यहाँ के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। इसकी ट्रिक काफी आसान है। सिक्के को खुले में रखोगे तो कांच में जंग लग जाएगी। वेट, ये निर्विवाद या अनडिस्प्यूटेड का क्या मतलब बताया गया इसमें? देखो स्लाइड के अनुसार ये भारत की मुख्य भूमि पर सर्वोच्च चोटी है जिस पर कोई विवाद नहीं है, मतलब K2 की तरह ये POK में नहीं है। ओह, समझ गई। और ये नीचे के सवाल Q1 और Q2 एग्जाम के लिए काम के हैं। हाँ, Q1 बताता है कि मुख्य भूमि की सर्वोच्च निर्विवाद चोटी कांचनजुंगा है और Q2 बताता है कि यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। निर्विवाद रूप से कांचनजुंगा मुख्य भूमि की शान है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, मैंने चेंज कर दी है स्लाइड। यहाँ स्लाइड में भारत के एक हिस्से के मैप पर कुछ पहाड़ उभरे हुए दिख रहे हैं और उनके आसपास नीले रंग की आउटलाइन है। हाँ, ये 3D जैसा थोड़ा उभरा हुआ लग रहा है। ये नंदा देवी और कामेट है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है और ये पूर्ण रूप से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का एक सुरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है और इसी के समीप कामेट चोटी है जो जास्कर श्रेणी में 7,756 मीटर ऊंची है, जिसे ऐतिहासिक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ट्रिक है कि देवभूमि में नंदी भगवान पहरेदारी करते हैं। क्या सरस्वती नदी वाकई कामेट से निकलती है? स्लाइड के अनुसार कामेट को ऐतिहासिक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अच्छा, और मेरा ध्यान फिर से इस Q1 और Q2 वाले बॉक्स पर जा रहा है। ये भी एग्जाम अलर्ट है। बिल्कुल। Q1 के अनुसार पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है और Q2 के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम कामेट चोटी से माना जाता है। नंदा देवी पूर्ण रूप से भारत की है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, पश्चिम की ओर। हाँ, स्लाइड ओपन हो गया। इस स्लाइड में एक खड़ी चट्टान वाला बड़ा सा पहाड़ है और उसके किनारे से एक नदी बिल्कुल गहरी खाई बनाकर मुड़ती हुई दिख रही है। खाई तो बहुत गहरी लग रही है विजुअल में। ये नंगा पर्वत है। इसे दुनिया भर में अमीर या किलर माउंटेन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है और ये महान हिमालय का पश्चिमी सरा है। ये एक अभेद्य दीवार है जो सिंधु नदी का रास्ता रोकती है। नदी को यहाँ दुनिया का सबसे गहरा महाखड्ड या गॉर्ज काटना पड़ता है जिससे वो दक्षिण मुड़ जाती है। एक सेकेंड, ये किस नदी का रास्ता रोक रही है यहाँ? स्लाइड में स्पष्ट लिखा है ये सिंधु नदी यानी इंडस रिवर का रास्ता रोकती है। ओह अच्छा, और ये Q1 और Q2 वाले पॉइंट्स एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। हाँ, Q1 कहता है कि किलर माउंटेन नंगा पर्वत है और Q2 बताता है कि सिंधु नदी इसी पर्वत से टकराकर दक्षिण की ओर मुड़ती है। सिंधु नदी को मोड़ने वाला किलर माउंटेन हमने देख लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और मध्य भारत की ओर चलते हैं। ठीक है, मध्य भारत वाली स्लाइड आ गई। विजुअल डिकोड करें तो इस स्लाइड में एक तरफ रेतीला तूफान यानी रेगिस्तान है और एक पहाड़ों से रोक रहा है, जबकि दूसरी तरफ पूरी हरियाली है। हाँ, एक तरफ येलो रेत है और एक तरफ ग्रीन। ये अरावली है। ये विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में से एक है जो अब केवल अवशिष्ट या रेजिडुअल बचा है। इसकी रानी गुरु शिखर है जो राजस्थान के माउंट आबू में 1722 मीटर ऊंची है। ये थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकता है और बनास और लूनी नदी का जल विभाजक है। ट्रिक है,
राजा हमेशा गुरु को सबसे ऊंचे शिखर पर बैठाते हैं। क्या ये किसी नदी को बांटता है? हाँ, स्लाइड के अनुसार ये बनास और लूनी नदी का जल विभाजक है। अच्छा, और ये बॉक्स वाला सेक्शन एग्जाम अलर्ट लग रहा है मुझे। सही पकड़ा। Q1 के अनुसार अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और Q2 के अनुसार इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। प्राचीन अरावली और गुरु शिखर, समझ लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और थोड़ा और दक्षिण की ओर चलते हैं। हाँ, स्लाइड सामने है। यहाँ पहाड़ के ऊपर बादल से बारिश हो रही है और नदियाँ विपरीत दिशाओं में बह रही हैं और पहाड़ के बिल्कुल नीचे फॉल्ट लाइंस दिख रही हैं। नदियां ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। हाँ, ये सतपुरा की स्लाइड है। ये मध्य प्रदेश में स्थित एक ब्लॉक माउंटेन है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, राजपीपला, महादेव और मायकल। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो पचमढ़ी में 1350 मीटर ऊंची है और ये ताप्ती और गोदावरी के बीच जल विभाजक है। ट्रिक याद रखने की है कि एमपी में सुबह 7 बजते ही अच्छी धूप निकल आती है। वेट, धूपगढ़ किस श्रेणी पर है इसमें? स्लाइड के सवालों से हमें पता चलता है कि धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर स्थित है। हाँ, वही मैं पढ़ रही थी। Q1 और Q2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। Q1 में पूछा है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो धूपगढ़ है, और Q2 पुष्टि करता है कि धूपगढ़ सतपुरा की महादेव पहाड़ी पर है। सतपुरा एक ब्लॉक माउंटेन है, ये क्लियर हो गया। चलो अब इसके पड़ोसी पर्वत की अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, स्लाइड बदल गई है। इस विजुअल में भारत के मैप के बिल्कुल बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला चमक रही है जो देश को ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में बांट रही है। हाँ, सेंटर लाइन जैसी दिख रही है। ये विंध्याचल है। ये ऐतिहासिक रूप से भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटता है। सतपुरा की तरह ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जिसे कुलमार पीक भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई मात्र 752 मीटर है। ट्रिक है कि विद्या प्राप्त करने के लिए सद्भावना जरूरी है। अच्छा, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी बताई गई है? स्लाइड के अनुसार इसकी ऊंचाई मात्र 752 यानी 752 मीटर है। अच्छा, और इसमें भी Q1 और Q2 एग्जाम अलर्ट्स दिए हुए हैं। हाँ, Q1 बताता है कि भौगोलिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्याचल बांटता है, और Q2 के अनुसार इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। विंध्याचल ने भारत को बांटा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं पूर्व की तरफ। ठीक है, पूर्व वाली स्लाइड आ गई। इस विजुअल में पहाड़ के नीचे जमीन के अंदर पीले रंग के चमकते हुए खनिज या मिनरल्स दिखाए गए हैं। हाँ, जमीन के अंदर येलो ग्लो है। यह पारसनाथ है। यह झारखंड राज्य में स्थित है और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 1365 मीटर है। यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसे रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? स्लाइड साफ बताती है कि यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है और इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। समझ गई। और ये Q1 और Q2 वाले हाईलाइटेड सवाल एग्जाम अलर्ट है। बिल्कुल। Q1 के अनुसार छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है और Q2 के अनुसार ये मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। खनिजों से भरपूर पारसनाथ के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। हाँ, उत्तर पूर्व वाली स्लाइड ओपन हो गई। इस स्लाइड में एक बहुत ही हरा भरा और घना पहाड़ दिखाया गया है जिस पर तेज बारिश हो रही है। काफी डेंस हरियाली है विजुअल में। ये नौक्रिक चोटी है। ये मेघालय के पठार यानी शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1412 मीटर है और ये गारो पहाड़ियों में स्थित है। साथ ही ये उत्तर पूर्व भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है। ये किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? स्लाइड पर स्पष्ट लिखा है कि ये गारो पहाड़ियों में स्थित है। अच्छा, गारो पहाड़ियाँ, और इसमें भी बॉक्स में एग्जाम अलर्ट Q1 और Q2 दिए हैं। हाँ, Q1 बताता है कि नौक्रिक गारो पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है और Q2 के अनुसार मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नौक्रिक है। गारो पहाड़ियों का नौक्रिक हमने समझ लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और वापस दक्षिण प्रायद्वीप की ओर लौटते हैं। हाँ, दक्षिण प्रायद्वीप की स्लाइड आ गई है। यहाँ विजुअल में एक बहुत लंबी पहाड़ी दीवार दिखाई गई है जिससे नीले बादल टकराकर बारिश कर रहे हैं। एक पूरी कंटिन्यूअस वॉल जैसी लग रही है। ये पश्चिमी घाट है। ये एक निरंतर दीवार है जो अरब सागर के मानसून को रोकती है। 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहा जाता है। केरला की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अनामुडी इसकी सर्वोच्च चोटी है। ट्रिक है, साउथ की फिल्मों में सिर्फ अन्ना का मूड सबसे ऊपर रहता है। दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसे कहा गया है यहाँ? स्लाइड के अनुसार 2695 मीटर ऊंची अनामुदी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा गया है। ओह अच्छा, और नीचे दिए गए Q1 और Q2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, Q1 कहता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है और Q2 के अनुसार अनामुदी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। पश्चिमी घाट की निरंतर दीवार हमने देख ली। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर आ गए। इस स्लाइड में नीले और हरे रंग की 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं आकर आपस में मिल रही हैं। हाँ, जैसे कोई जंक्शन बन रहा हो। ये डोडा बेटा है। ये नीलगिरी यानी ब्लू माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। इसकी ट्रिक है कि नीलगिरी का जो सबसे बड़ा बेटा है वो डोडा बेटा है। वेट, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? स्लाइड साफ बताती है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट डोडा बेटा यानी नीलगिरी के पास आपस में मिलते हैं। अच्छा, और ये एग्जाम बॉक्स Q1 और Q2 जरूरी लग रहा है। बिल्कुल। Q1 के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है और Q2 के अनुसार नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। तो नीलगिरी ही वो जंक्शन है।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और सह्याद्री के उत्तरी भाग को देखते हैं। हाँ, स्लाइड ओपन कर लिया। इस विजुअल में एक सीढ़ीदार यानी स्टेप लाइक पथरी पहाड़ दिखाया गया है जिसकी चोटी थोड़ी चमक रही है। हाँ, स्टेप्स जैसा स्ट्रक्चर है। ये कालसूबाई चोटी है। ये उत्तरी पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है और यहाँ से प्रवारा नदी निकलती है। ये महाराष्ट्र के पठार यानी डेक्कन ट्रैप की सर्वोच्च चोटी है। ट्रिक याद रखें कि महाप्रलय कल सुबह ही आएगी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? स्लाइड में लिखा है कि यहाँ से प्रवारा नदी निकलती है। ठीक है, और Q1 और Q2 एग्जाम अलर्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाँ, Q1 के अनुसार महाराष्ट्र का एवरेस्ट कालसूबाई को कहा जाता है और Q2 में स्पष्ट है कि कालसूबाई से प्रवारा नदी का उद्गम होता है। महाराष्ट्र का एवरेस्ट कालसूबाई है, ये क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और पूर्वी घाट की ओर चलते हैं। हाँ, पूर्वी घाट की स्लाइड स्क्रीन पर है। इस स्लाइड में एक हरे रंग का पहाड़ी श्रृंखला दिखाया गया है जो बीच बीच में टूटा हुआ या कटा हुआ यानी फ्रेगमेंटेड दिख रहा है। हाँ, ये कंटिन्यूअस वॉल नहीं लग रही। ये पूर्वी घाट है। जैसा विजुअल में है, ये कोई लगातार दीवार नहीं है बल्कि कटा फटा पर्वत है। इसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने काट दिया है। भारी कटाव के कारण इसकी सही ऊंचाई मापना मुश्किल रहा है। पुरानी किताबों में उड़ीसा की महेंद्रगिरी को, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, सर्वोच्च माना जाता था। ये पर्वत लगातार क्यों नहीं है? स्लाइड के अनुसार इसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने काट दिया है, इसलिए ये कटा फटा है। अच्छा, इस वजह से। और इसमें दिए Q1 और Q2 क्वेश्चंस एग्जाम अलर्ट है। एकदम सही। Q1 बताता है कि पूर्वी घाट बड़ी नदियों द्वारा भारी कटाव के कारण अलग है और Q2 कहता है कि पुरानी किताबों के अनुसार सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी थी। तो पुराना डेटा महेंद्रगिरी को ऊंचा मानता था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं कि नया डेटा क्या कहता है। हाँ, नई डेटा वाली स्लाइड आ गई। यहाँ पहाड़ के ऊपर एक नीले रंग का रेडार ग्रिड या नेटवर्क बना हुआ है जो चोटी की ऊंचाई माप रहा है। हाँ, रेडार स्कैन जैसा एनिमेशन है विजुअल में। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में है। ये अब पूर्वी घाट की आधिकारिक सर्वोच्च चोटी है। ट्रिक है कि अंधे लोग जिंदा रहने के लिए गाथा रखते हैं। इसकी ऊंचाई किसने मापी? स्लाइड में दिया है कि नासा के SRTM रेडार मिशन से इसकी सही ऊंचाई मापी गई। अच्छा, नासा ने मापी। और ये एग्जाम बॉक्स Q1 और Q2 पढ़ना भी जरूरी है। बिल्कुल। Q1 के अनुसार नवीनतम आंकड़ों में पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंधागाड़ा है और Q2 के अनुसार यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आधिकारिक रूप से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंधागाड़ा है। चलो अब अपनी आखिरी स्लाइड देखते हैं और द्वीपों की तरफ चलते हैं। हाँ, ये लास्ट स्लाइड है एटलस की। इस स्लाइड में समुद्र के अंदर डूबा हुआ एक बड़ा सा पहाड़ दिखाया गया है जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही एक आइलैंड या टापू के रूप में पानी के बाहर दिख रहा है। हाँ, बस टॉप हिस्सा बाहर है पानी से। ये भारत के द्वीप हैं। भौगोलिक रूप से ये समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों के शिखर ही हैं। उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जो 732 मीटर ऊंची है। वहां से कल्पोंग नदी निकलती है। और ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है। ये चोटियां द्वीपों पर मीठे पानी का स्रोत होती हैं और एक माइक्रो क्लाइमेट बनाती हैं। ट्रिक है कि अंडमान में समंदर किनारे घोड़े की सैडल मिली। अंडमान में कौन सी नदी बहती है? स्लाइड बताती है कि सैडल पीक से कल्पोंग नदी निकलती है। अच्छा, कल्पोंग नदी। और ये आखिरी सवाल Q1 और Q2 डेफिनेटली एग्जाम अलर्ट है। हाँ, Q1 के अनुसार अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है और Q2 के अनुसार सैडल पीक से अंडमान की एकमात्र नदी कैल्पोंग निकलती है। द्वीपों के ये पहाड़ असल में डूबे हुए पर्वतों के शिखर हैं। तो हमारी सारी स्लाइड्स पूरी हो गई। हाँ, तो इस गहरे विश्लेषण में हमने कराकोरम की बर्फीली चोटियों से लेकर अंडमान के समुद्री शिखरों तक के सभी स्लाइड फैक्ट्स और उनकी ट्रिक्स को अच्छे से समझ लिया। हाँ, सच कहूँ तो ट्रिक्स से मुझे बहुत मदद मिली सब कुछ याद रखने में। बिल्कुल। और सोचिए, अगर भारत में ये पहाड़ अपनी जगह पर ना होते तो क्या होता। हमने अभी स्लाइड में देखा कि नंगा पर्वत सिंधु नदी को मोड़ता है और अरावली थार मरुस्थल को रोकता है और पश्चिमी घाट अरब सागर के मानसून को रोकता है। अगर ये ना होते तो हमारे देश की नदियां और यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग ही होता है ना। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है सच में। तो जो भी लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन एटलस मैप्स और ट्रिक्स का रिवीजन करते रहें। ये एग्जाम में बहुत काम आएंगे। हमारी आज की ये एटलस चर्चा यहीं खत्म होती है।